हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो आज की डेट है 9 अप्रैल ऑफ 2019 और यहां हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमें यहां डिस्कस करने हैं। उससे पहले आज का जो कोट है वो बेसिकली माइकल जॉर्डन के द्वारा है, जो कहते हैं टैलेंट विंस ओनली गेम्स बट टीम वर्क एंड इंटेलिजेंस विल विन यू चैंपियनशिप। तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंस बताई जा रही है टीम वर्क और यहाँ पे इंटेलिजेंस की, अगर आपको लॉन्ग टर्म में बड़ी बड़ी चैंपियनशिप्स अगर जीतनी है तो। अब यहाँ पे मैंने आपसे कल दो सवाल पूछे थे जिसका जवाब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इवन अर्पित श्रीवास्तव ने दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो ये आपको मिलेगा वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन डीसी जो कि है यूएस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फाउंडेड। तो ये फाउंड किया गया था 1895 में। यहाँ पे आप उसके बारे में और पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पेज पे लेफ्ट साइड पे जो पहला आर्टिकल है बेसिकली कश्मीर हाईवे, जिसपे यहाँ पे बोला गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस हफ्ते में 2 दिन इसे यूज करेंगे। तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, उसे हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। नीचे वाला आर्टिकल बेसिकली यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टोस के बारे में है, उन्होंने क्या क्या बोला है आसपास से रिलेटेड, 35A से रिलेटेड। तो वही सारी चीजों को डिस्कस किया है जो हम यहाँ पे डेली बेसिस पे भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे राइट साइड पे जो आर्टिकल है वो भी मैनिफेस्टोस पे है, लेकिन यहाँ पे हम समझेंगे कि क्यों जो है यूजुअली मैनिफेस्टोस पे बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं जो डिजायरेबल नहीं है और जो है आप असलियत में उसे कभी मुमकिन कर ही नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से पूछा जाता है क्यों जो है मैनिफेस्टोस अकाउंटेबल नहीं होते हैं टू द पीपल। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। ऊपर वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, क्योंकि हम जानते हैं कि हम यहाँ पे आयुष्मान भारत के बारे में बात कर चुके हैं बहुत बार, लेकिन उसी के संदर्भ में समझेंगे दो अलग अलग मॉडल जो यहाँ पे हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम है उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। नेक्स्ट पेज पे सेंटर पे जो आर्टिकल है बेसिकली इंडिया चाइना के रिलेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे अक्रॉस द सेक्टर्स, जैसे मिलिट्री रिलेशन हो सकता है, यहाँ पे मिनिस्टर लेवल पर टॉक्स हो सकती है, टूरिज्म के मैटर पे कैसे जो हम यहाँ पे इंडिया चाइना के रिलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। राइट साइड का जो आर्टिकल यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सब अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रही हैं, लेकिन कहीं पे भी जो है यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी के बारे में ज्यादा चीजें नहीं लिखी गई है, जबकि फॉरेन पॉलिसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री की इकोनॉमी को और उसकी पॉलिटी को काफी अच्छे से अफेक्ट कर सकता है। नीचे वाला आर्टिकल बेसिकली कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इस पूरे आर्टिकल में जो है ऑथर ये बता रहे हैं कि यहाँ पे पूरा फोकस हमारा इस वक्त ये होना चाहिए कि कैसे जो है हम यहाँ पे जो कॉटन प्रोडक्शन का यहाँ पे जो पूरा पैटर्न है उसे समझने की कोशिश करें, ना कि यहाँ पे सीधा जो है साइंटिफिकली यहाँ पे जो प्रूवन यहाँ पे बीटी कॉटन है उसका इस्तेमाल करना शुरू करें। उसी तरीके से यहाँ पे एविडेंस दिए हुए हैं कि कैसे जो है अगर हम यहाँ पे इकोलॉजी को समझते हैं तब जो है हम अपनी कॉटन के प्रोडक्शन को यहाँ पे विदाउट बीटी कॉटन भी यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर कंट्री को ऑर्डर में। तो आज की कंट्री का नाम है यहाँ पे फेरो आइलैंड। तो ये बेसिकली आपको यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ठीक ऊपर नजर आएगा, इसकी कैपिटल आप देख सकते हैं तोशान, और यहाँ पे उसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा यूरोपियन कॉन्टिनेंट, आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे फेरो आइलैंड। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी हैज साइन एन एमओयू विद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंफर्मिटी असेसमेंट। तो ये बेसिकली साइन किया है आईआईटी दिल्ली ने। अब यहाँ पे बात करते हैं बीआईएस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो ये बेसिकली एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो बेसिकली काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत। अब इसे बेसिकली एक एक्ट के अंतर्गत बनाया था जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 1986। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहला आर्टिकल जो है पीपल्स रोड के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे जो कश्मीर हाईवे है जहाँ पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 2 दिन दिया गया है, जहाँ पे जो है सिर्फ वही लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा मुद्दा यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि कैसे जो है यहाँ पे इसे विड्रॉ किया जा सकता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या फिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब यहाँ पे क्यों जो है इस पर्टिकुलर ऑर्डर को ड्रेकोनियन माना गया है। सबसे पहले समझते हैं कि बहुत सारी जो सिविलियन लाइफ है जो इस पर्टिकुलर हाईवे पे डिपेंड करती थी तो वो तो ऑब्वियसली इफेक्ट हो गई है। उसी वजह से इस ऑर्डर को लाने में बहुत ज्यादा पेपर वर्क चेंजेस किए गए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे ऑफिशियल्स को पोस्टिंग दी गई है क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शंस को भी अलग किया जाता है। जैसे अगर कोई वीवीआईपी ट्रैवल करना चाहता है, वीवीपी यानी स्टूडेंट ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर टूरिस्ट, तो उनके लिए जो है यहाँ पे अलग से प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है आउटपुट लगता है, तो उस पर भी काफी ज्यादा खर्च होता है। अगली बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पता है कि हमारे संविधान में हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया गया है। अब क्योंकि हमारा संविधान हमें गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंडर आर्टिकल 19, तो ये जो है पर्टिकुलर
पर्टिकुलर ऑर्डर उसे वॉयलेट करता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है हो सकता है इस पर्टिकुलर ऑर्डर को कंप्लीटली स्क्रैप कर दे। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि हम जानते हैं ये इलेक्शन ईयर है, तो हम जानते हैं क्योंकि अगर ये हाईवे रुक जाता है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके जो कार्यकर्ता है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर पाएंगे। तो इससे क्या है, यहाँ पे जो वो यहाँ पे प्रचार करना चाहते थे, जो यहाँ पे अवेयरनेस फैलाना चाहते थे, वो नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से हो सकता है इलेक्शन कमीशन भी जो है इस ऑर्डर को यहाँ पे हटा सकता है। अगली बात करते हैं यहाँ पे संडे को, जब यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस ने यूज किया था तब 13 आवर्स का क्लोजर लगा था। उसमें हमने देखा कि ऑलमोस्ट 50 सिक्योरिटी व्हीकल्स ने यहाँ पे पास किया, लेकिन बहुत सारे जो है नॉर्मल सिविलियंस यहाँ पे अफेक्ट हुए। तो इसी वजह से यहाँ पे सवाल पूछा ये जा रहा है कि ये जो ऑर्डर लाया गया है जिसमें जो हाईवे का इस्तेमाल सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं, ये उस शख्स ने लिखा है जिसको बेसिकली ग्राउंड रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सबसे पहला सवाल आपको ये पूछना है कि क्या ये एक कलेक्टिव पनिशमेंट की तरह काम कर रहा है ऑन कश्मीर सिविलियंस? तो ये सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है इस आर्टिकल में। अगली बात करेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस को हमने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भेजा क्यों है। सबसे पहला आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात करें हम यहाँ पे कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को अगेंस्ट द इंडियाज एनिमी, ये पर्टिकुलर मैंडेट है सिक्योरिटी फोर्सेस का। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पर्पस चेंज हो गया है, क्या यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कश्मीर यानी कि इंडियन सिटीजन से? तो अगर ऐसा पर्पस चेंज हो गया है तो ऑब्वियस ही बात है हमने पूरा प्लॉट ही मिस कर दिया है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। इवन हमने पिछले आर्टिकल्स में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो है इवन यहाँ पे जिस कंट्रीज में सिविल वॉर चल रही है वहां पे भी जो है कभी भी ऐसा सिनेरियो नहीं आया कि किसी रोड को यहाँ पे कंप्लीटली रोक दिया हो कि नॉर्मल सिविलियंस यूज ना कर पाए, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है, एक यहाँ पे सिग्नल जाता है कि आपकी उस पर्टिकुलर एरिया में काफी ज्यादा अथॉरिटी है। और एक और चीज आपको यह समझना है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से तो कैसे जो है नॉर्मल पब्लिक उन पर बिलीव कर सकती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके बारे में जवाब देने की जरूरत है। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो मैनिफेस्टोज है, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इलेक्शन से पहले अपने अपने मैनिफेस्टोज रखते हैं। अब उसमें सवाल पूछा जा रहा है कि कितने जो यहाँ पे प्रोमिसेस है वो डिजायरेबल है और फीजिबल है, क्योंकि आधे से ज्यादा जो यहाँ पे चीजें बताई जाती है वो कभी कभी जो है इंप्लीमेंट करना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जनरल इलेक्शन जब भी आता है यहाँ पे बहुत सारे इनोवेटिव और इंक्लूसिव प्रोमिसेस आते हैं। जैसे कि आप न्याय स्कीम की बात कीजिए, काफी ज्यादा इंक्लूसिव है, उसकी तरीके से आप इनोवेटिव स्कीम्स के बारे में बात कर सकते हैं। अब सबका जो यहाँ पे सेक्टर होता है वो होता है कि कैसे जो हम यहाँ पे अपने हमारी कंट्री में पॉवर्टी यानी कि गरीबी को कम कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे जो हम यहाँ पे इंडस्ट्री को प्रमोट करें और यहाँ पे कैसे इन्फ्लेशन रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। ये यूजुअली जो है ओवरऑल रहता है हर मैनिफेस्टो में। लेकिन अगर बात करेंगे रीसेंट मैनिफेस्टो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का, जिसमें हमने कहा था कि डबल करेंगे फार्मर्स की इनकम, लेकिन उल्टा यहाँ पे जो है यहाँ पे इनकम ऑलमोस्ट डिट्रॉइट हो गई है बिकॉज इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी और इवन बहुत सारे ड्रॉट के केसेस थे। उसी तरीके से यहाँ पे प्रॉमिस किया गया था कि यहाँ पे 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन अभी हम स्टैंडर्ड पॉइंट जानते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी का डेटा जो है वही यहाँ पे रिलीज करने से यहाँ पे डिनाई कर दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे हिस्टोरिकली भी देखने को मिला है, जब यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ करती थी 1991 में, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे प्री 1991 कि यहाँ पे प्राइजेस होंगे, लेकिन फिर जब जैसे ही वो पावर में आए उन्हें बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरीके से देखा जाता है कि मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें लिखी जाती है लेकिन वो कभी भी अप्लाई नहीं की जाती है। इसी वजह से यहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन चुका है कि कभी भी टैक्सेशन के बारे में कभी कुछ लिखा नहीं जाता, क्योंकि काफी मुश्किल रहता है कि अगर आप टैक्स के बारे में कुछ भी चेंज करते हैं, क्योंकि अगर आप कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अमीरों से पैसा लेके गरीबों में देने की कोशिश करेंगे तो हर बार जो यहाँ पे आपको ऑब्स्टिकल फेस करनी ही होगी। अगली बात करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, जो बहुत सारे मैनिफेस्टोज में आपको नजर आएंगी। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप ट्रांसफर कर रहे हैं मनी फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पुअर, इससे क्या है वो पुअर जो है वो लेजी हो सकते हैं। उससे एक और प्रॉब्लम ये होगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वो ज्यादा वेज डिमांड करेंगे, इससे जो हमारी प्रोडक्टिविटी और जो यहाँ पे हमारा कॉम्पिटिशन ऑन द वर्ल्ड लेवल वो भी रिड्यूस हो जाता है। अगली बात करते हैं ग्रोइंग इनइक्वालिटी की। यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है ये अलग अलग फ्रेम्स पे आती है, जैसे कि यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो सकती है कि यहाँ पे जो 1% रिच है उनके पास आधे से ज्यादा जो है यहाँ पे पैसे होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी हो सकती है, जेंडर गैप हो सकता है। ये कुछ काफी द प्रिविलेंट प्रॉब्लम्स है जो हमारी यहाँ पे सोसाइटी में नजर आती है। उसके साथ साथ फाइनली एक लास्ट सवाल यहाँ पे कंक्लूजन में ये पूछा जा रहा है, क्यों जो है यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं दी जाती है पब्लिक को ऑन ऑल दी प्रोमिसेस दैट हैव बीन मेड इन मैनिफेस्टोज? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप यहाँ पे अंधाधुनी प्रोमिसेस दे रहे हैं तो फिर आपके पॉलिटिशियन होने का क्या फायदा है, और क्यों जो है लोग आप पे भरोसा करेंगे अगर आप यहाँ पे बिना सोचे समझे यहाँ पे प्रोमिसेस कर रहे हैं। तो
अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। तो प्राइमरी जो यहाँ पे एसेंस इस आर्टिकल का ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे जो है यहाँ पे प्राइमरी केयर सेंटर को यहाँ पे हमेशा फोकस में रखने की जरूरत है। इवन हमने यहाँ पे आयुष्मान भारत की स्कीम को जब हमने डिस्कस किया था, वहां पे हमने समझा था कि कैसे जो यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को हमने यहाँ पे वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट किया है। तो उसी के संदर्भ में हम समझेंगे कि हेल्थ केयर कैसा होना चाहिए किसी भी कंट्री में। हेल्थ केयर ऐसा होना चाहिए जो अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो और इक्वल हो हर किसी के लिए। अब यहाँ पे इसे अचीव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक मॉडल हो सकता है सेंट्रलाइज्ड इंश्योरेंस स्कीम, जो कि यूएस के बेस पे हो सकता है। जैसे आप जानते हैं वहां पे ओबामा केयर चलता है, उसी तरीके से हम यहाँ पे आयुष्मान भारत को भी चला रहे हैं। अगली बात हो सकती है जो यूके में मॉडल यूज किया था, जहां पे जो है हर सिटीजन को यहाँ पे मिनिमम जो है एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। इन दोनों मॉडल में से हम एक मॉडल को चूज कर सकते हैं या फिर दोनों का जो है एमलगेशन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे हमारी कंट्री की, वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जितना हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं हेल्थ केयर में वो काफी ज्यादा कम है। यहाँ पे 1% से भी कम जो जीडीपी का है वो हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं हेल्थ केयर में। इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में काफी ज्यादा हमें डिसीज नजर आती है। अगली बात करते हैं कि जो आयुष्मान भारत की स्कीम है उसमें भी हो सकता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो लॉबिंग कर सकती है उनके फायदे के लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ा फोकस ये होना चाहिए कि कैसे जो हम यहाँ पे अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अगली बात करते हैं कि और कौन कौन सी प्रॉब्लम है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में। सबसे पहले हम बात कर चुके हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर की, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर वो यूजुअली कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब वहां पे जो आपको अप टू द मार्क जो है सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती है, अब उसको कैसे इंप्रूव करना है वो भी आपको समझने की जरूरत है। इवन हमने पिछले आर्टिकल्स में डिस्कस किया है कि कैसे जो है आप यहाँ पे प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स को यहाँ पे एज अ बेंचमार्क यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको बेसिकली अपनी बैकबोन नहीं बना सकते अपने हेल्थ केयर सेंटर की। आपकी जो इकोनॉमी है और जो यहाँ पे आपकी जो मेडिकल हेल्थ सेंटर्स है, तो उसका जो बैकबोन है हर बार जो है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही बन सकता है। अगली बात करते हैं कि यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो यहाँ पे स्किल्ड लेबर्स है, उसकी भी काफी ज्यादा कमी नजर आती है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे आपको डॉक्टर बनना है तो उसके जो एग्जाम है आप उसको क्रैक कर लेते हैं, उसके बाद कोई इंटरव्यू राउंड नहीं होता, आपके एप्टीट्यूड को अलग तरीके से चेक नहीं किया जाता है। तो उसी वजह से क्या है कि अगर आपने एक बार एग्जाम पास कर लिया, उसके बाद एग्जिट टेस्ट दे दिया, तो आप जो है डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन आपके स्किल को इवैल्यूएट करने के लिए कोई अलग टेस्ट अवेलेबल नहीं होता है। इसी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल चल रही हैं वो सिर्फ एक प्रॉफिट मॉडल पे वर्क करने लगती है। इसी वजह से जो यहाँ पे अनरेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर हमारी कंट्री में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अगली बात करते हैं यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ ड्रग्स है, ये जो जेनरिक ड्रग यहाँ पे जन औषधि कैंपेन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उसमें भी काफी ज्यादा यहाँ पे जो है पैची नजर आता है, मतलब बहुत से एरियाज में नजर नहीं आता है और कुछ मेजर सिटीज में आपको ऐसी चीजें अवेलेबल होती है। अगली बात करते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है किकबैक नजर आता है डॉक्टर्स और यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स के बीच में, जहां पे जो है यहाँ पे जरूरत नहीं होती तभी आपको सीटी स्कैन यहाँ पे स्टेंट इंसर्शन के लिए भी भेजा जा सकता है। इसी वजह से आपको समझने की जरूरत है, ये लॉबिंग जो है इसे रिड्यूस करने की जरूरत है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि कैसे जो है पॉजिटिवली इंटरवीन कर सकता है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ केयर सेक्टर में, क्योंकि उनकी विलिंगनेस से ही डिसाइड हो सकता है कि कैसे जो हमारी कंट्री में हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव किया जा सकता है। क्योंकि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ जो ट्रस्ट की जरूरत है यहाँ पे प्रोफेशनल के बीच में और यहाँ पे पेशेंट्स के बीच में, उसे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट काफी सारे स्टेप्स ले सकता है। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पुणे एक्शन प्लान ऑन इंडिया चाइना रिलेशन। तो यहाँ पे पुणे में यहाँ पे एक डिस्कशन हुई थी, डिबेट हुई थी, तो वहां पे जो है इंडिया चाइना रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे जो यहाँ पे आइडियाज को प्रोवाइड किया गया था। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत यह है कि कोई भी हम यहाँ पे अगर टैक्टिक्स यूज करते हैं, सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि चाइना की पॉलिटी कैसी है। उनकी पॉलिटी में जो है सेंट्रलाइज होती है, वहां पे जो टॉप डाउन अप्रोच अगर हम यूज करते हैं कि वहां पे मिनिस्टर से हम यहाँ पे बात करें, पॉलिटिकल इंटरेक्शन को बढ़ा रहे हैं, तब जो हम यहाँ पे धीरे धीरे सीप डाउन कर सकते हैं यहाँ पे मिनिस्टर लेवल पे, फिर नीचे लेवल पे भी हम डिस्कशन करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं वुहान समिट हुआ था, उसके बाद जो है इंडिया चाइना के रिलेशन थोड़े अच्छे हो गए थे। उसी तरीके से हम यहाँ पे बूस्ट दे सकते हैं बहुत सारे इनफॉर्मल समिट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इससे क्या है यहाँ पे हम यहाँ पे फिर से जो है स्टेबलाइज कर सकते हैं अपने होप्स, जो फियर्स हैं और जो असेसमेंट और कैलकुलेशन कर सकते हैं, ताकि जो है हमारे रिलेशन यहाँ पे और अच्छे हो सके। अगला सजेशन दिया कि कैसे जो है हम यहाँ पे मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन को यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ आर्मी के जो बीच में यहाँ पे एक्सरसाइज होती है हैंड इन हैंड, उसके अलावा भी यहाँ पे हम जो है इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के साथ भी अलग अलग कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इससे क्या है या ना सिर्फ हम यहाँ पे जो है ऑपरेशन करना सीखेंगे एक साथ, उसी के साथ साथ यहाँ पे अलग अलग चीजें हम यहाँ पे सीख सकते हैं और इससे जो है हमारी जो बायलैटरल टाइज है वो भी इंप्रूव हो सकती है। अगली बात करेंगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एड्रेस करना हमारे ट्रेड बैरियर्स को, और जो ट्रेड में बहुत सारी प्रॉब्लम हमें
नजर आती है। हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं चाइना को कि उनकी जो मार्केट है उन्हें यहाँ पे एक्सेसिबल बना सके हमारे फार्मास्यूटिकल के लिए, क्योंकि इंडिया की फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है वो काफी ज्यादा अच्छे से वर्क कर रही है, हमारी जेनरिक मेडिसिन काफी अच्छे से वर्क करती है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे जो है चाइनीज को एज अ मार्केट यूज कर सकते हैं। अगली बात कर रहे हैं कि यहाँ पे फोकस कर सकते हैं हम टूरिज्म पे, क्योंकि हम यहाँ पे इनक्रेडिबल इंडिया की बात करते हैं, तो उसी तरीके से जो है यहाँ हम एंगेज कर सकते हैं लोकल टूरिस्ट एजेंट यहाँ पे चाइना में वर्क करते हैं, तो उनके साथ यहाँ पे एंगेज करके बोल सकते हैं कि कैसे जो है वहां पे ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म जो है इंडिया की तरफ यहाँ पे आ सकता है। अगला यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे चाइना में जो है बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज देखी जा सकती है, तो एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज हम यहाँ पे बॉलीवुड को भी ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं चाइनीज एरिया में, ताकि जो है वो हमारे कल्चर को भी समझ सके। अगला यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि कैसे जो है सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करने की जरूरत है अगर हमें यहाँ पे चाइना के साथ डील करना है। तो अब यहाँ पे सॉफ्ट पावर में हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स में हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग एथलेटिक्स में हम लोग यहाँ पे कोलैबोरेट कर सकते हैं, जिससे आप जानते हैं वीवो ओप्पो जैसी कंपनीज जो है यहाँ पे आईपीएल को भी यहाँ पे स्पॉन्सर करती है। उसी तरीके से अलग अलग एथलेटिक्स फील्ड्स में भी जो है हम यहाँ पे स्पोर्ट्स में कोलैबोरेशन कर सकते हैं। फाइनली अगर हमारा सॉफ्ट पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जैसे हमारा अफगानिस्तान में है, अगर सेम चीज अगर हम यहाँ पे चाइना में करते हैं तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स ले सकते हैं। इसके हम यहाँ पे उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मसूद अजहर को यहाँ पे ग्लोबल टेररिस्ट बनाने में। उसी तरीके से यहाँ पे बात कर सकते हैं कि आरसीईपी यानी कि यहाँ पे जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसमें भी बहुत सारे जो है नेगोशिएशन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इसमें जो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं सोलर एनर्जी को हार्नेस करने की, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि चाइना में बहुत सारे सोलर पैनल्स बनते हैं, तो दोनों को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और यहाँ पे दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए वेयर वाज द नेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2019 हेल्ड। तो ये बेसिकली हुआ था लखनऊ में, जो कि आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, और इसमें पूरे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में देखा गया था कि कैसे जो है हम यहाँ पे इनोवेशन ला सकते हैं और यहाँ पे नए नए जो यहाँ पे मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं कार्डियोलॉजी में। अगला यहाँ पे पेज 1 पे चलेंगे, राइट साइड पे आर्टिकल जो आया है यहाँ पे बताया गया है पाक का जो F-16 है जो बालाकोट स्ट्राइक में यूज हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, तो उसमें हमें समझने की जरूरत है कि यहाँ पे इंडिया की तरफ से यहाँ पे एविडेंस दिया गया है कि पाक 16 का इस्तेमाल किया गया है और उसे शॉट डाउन भी किया गया था। राइट साइड लेफ्ट साइड पे जो आर्टिकल यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो है माल्या का जो है एक्सट्रेडिशन किया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि माल्या ने यहाँ पे जो है उसको काउंटर करते हुए यहाँ पे एक पिटीशन डाला था, लेकिन वो जो है यहाँ पे खारिज कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक्सट्रेडिशन रिलेटेड आपको समझना ये है कि इसका बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई फॉरेन कंट्री सरेंडर करता है क्रिमिनल को आपकी कंट्री को। अब यहाँ पे इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे इंडियन एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962 का, इसमें जो हमने यहाँ पे 44 कंट्रीज के साथ यहाँ पे एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन की है। अब यहाँ पे अगर वो क्रिमिनल है दोनों कंट्री में तब जो है उसे एक्सट्रेडिट किया जा सकता है। उसके बारे में और बात करते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे फिगिटिव्स है उसमें हम लोग बेसिकली मेजर कैटेगरीज होती हैं, वायलेंट क्राइम जैसे मर्डर हो सकता है, किडनैपिंग हो सकता है, कुछ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं, और जो टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे ऑफेंडर्स होते हैं उनको हम लोग बेसिकली एक्सट्रेडिट कर चुके हैं पिछले 2002 से 16 के ईयर्स में। अगला क्वेश्चन है, बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन मोरक्को एंड यूएस, जो कि रिसेंटली हेल्ड हुआ था मोरक्को में, तो उसका नाम है बेसिकली अफ्रीकन लैंड 2019। यूजुअली यहाँ पे किसी और कंट्री के एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में कभी आपको अफ्रीकन लैंड मिलता है तो आपको समझ आना चाहिए कि ये जो है इंडिया से रिलेट नहीं करता है। अगला आर्टिकल बेसिकली यहाँ पे बोगीबील ब्रिज और बहुत सारे ब्रिजेस के बीच में रिलेटेड है, क्योंकि आपको समझना ये है कि ये जो बोगीबील ब्रिज है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नजर आएगा। उसी तरीके से अगर बात करेंगे यहाँ पे दोला सादिया ब्रिज आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे जो बोगीबील ब्रिज है ये बेसिकली रेल रोड का सबसे बड़ा ब्रिज है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे दोला सादिया की बात करेंगे तो ये भी एक लॉन्गेस्ट ब्रिज है ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। लेकिन यहाँ पे हम बात करें कि एक और ब्रिज को यहाँ पे प्रपोज किया गया है जो यहाँ पे कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा मेघालय और असम को, जिसका नाम है यहाँ पे दुबरी, और यहाँ पे करेगा फुलबारी को। तो ये होने वाला है 19.28 किलोमीटर का ब्रिज। तो ये जो है काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगा किसी भी गवर्नमेंट के लिए, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताने के लिए कि कैसे जो है कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। अगला क्वेश्चन है कि बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू एक्वायर बेंगलुरु बेस्ड आईटी सर्विसेज फर्म कॉल्ड एज माइंडट्री। तो काफी ज्यादा न्यूज में था, कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। तो ये बेसिकली कंपनी है लार्सन एंड टर्बो एलएनटी। तो अब समझते हैं थोड़ा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये बेसिकली एस्टैब्लिश किया गया है एक एक्ट के द्वारा। तो एक्ट का नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002, और इसमें जो है इस पर्टिकुलर बॉडी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया था 2009 में। अब इसको जो चेयरमैन और मेंबर उन्हें अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब इनका काम क्या होता है, फंक्शन। तो फंक्शन में सबसे पहले ये कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, सस्टेन करना कंपटीशन इन एवरी मार्केट, और अगला बात है कि कैसे जो है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है उसे मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्टिकुलर बॉडी की बन जाती है।
अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो बेसिकली आर्टिकल 370 और 35A से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे मैनिफेस्टोज में लिखा गया कि इसे स्क्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं वॉइसेस ऑफ वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ वैली। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि कैसे जो अगर आप इसे हटा देते हैं तो कश्मीर कंप्लीटली हट सकता है इंडिया से। अब यहाँ पे 35A के बारे में बेसिक चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं कि कैसे जो यहाँ पे कश्मीर के लेजिस्लेटर के पास पावर है ये बताने के लिए कि कौन यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट है, उनको यहाँ पे अलग अलग बेनिफिशरीज यानी कि स्कॉलरशिप दी जा सकती है, प्रॉपर्टी में कुछ अलग राइट्स है, तो उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही यहाँ पे लिखा गया है। अगला आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बोला है कि यहाँ पे ईवीएम जो है उनको यहाँ पे चेक किया जाए और यहाँ पे जो है उनके नंबर जो आ रहे हैं उन्हें कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको एक और चीज जो है ईवीएम के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ पे जो कैंडिडेट जिनके लिए आप इलेक्शन करा सकते हैं ईवीएम के द्वारा वो है 64। उस 64 में भी एक यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको मिलेगा नोटा का वोट होता है, तो इसी वजह से जो है मैक्सिमम आप 64 का ही यहाँ पे इलेक्शन करवा सकते हैं। तो प्रॉब्लम तब हो सकती है जब यहाँ पे आप जो है एक पर्टिकुलर एरिया में 64 से भी ज्यादा अगर कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं। तो सेम प्रॉब्लम एक बार आंध्र प्रदेश में भी आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे एरियाज में जो है फार्मर्स यहाँ पे जो है चुनकर आना चाहते हैं, इसी वजह से जो नंबर 64 से पार हो चुके हैं। अब ऐसे सिनेरियो में इलेक्शन कमीशन जो है यूजुअली बैलेट का तरीका यूज करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए साउथ अफ्रीकन नोबेल प्राइज विनर जिनका नाम है सिडनी बर्नर जो रिसेंटली पास हुए हो गए, तो वो कौन से फील्ड को बिलोंग करते हैं? तो बेसिकली बिलोंग करते थे बायोलॉजी फील्ड को। अगला आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ है कि आईआईटी मद्रास जो है इस पर्टिकुलर रैंकिंग में जो एचआरडी मिनिस्टर ने रिलीज की है तो उसमें आपको टॉप पे नजर आएगा। उसको फॉलो किया आईसी बैंगलोर, फिर यहाँ पे दिल्ली और बॉम्बे में। तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर रैंकिंग है इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये जो रैंकिंग है इसमें बहुत सी चीजों को कंसिडर किया है, जैसे कि यहाँ पे टीचिंग लर्निंग के रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, रिसर्च पेपर और प्रोफेशनल प्रैक्टिस को कितना फॉलो किया जाता है, ग्रेजुएशन आउटकम कैसा है, तो आउटरीच कैसा है, तो उन सब चीजों पे यहाँ पे डिस्कस करके यहाँ पे जो है रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि वर्ल्ड हेल्थ डे 2019 की थीम क्या थी? तो इस साल की जो थीम थी वो थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एंड एवरीवेयर। अगला अगर बात करेंगे वर्ल्ड न्यूज के बारे में तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे त्रिपोली यानी कि लीबिया की जो कैपिटल है यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा जो है सिविल वॉर की शुरुआत हो सकती है। तो इससे पहले सिविल वॉर हमने देखा था अरब स्प्रिंग जब हुआ था तो तब हमें देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे नए मिलिट्री लीडर है तो उनके यहाँ पे अंडर में यहाँ पे बहुत सारे जो है यहाँ पे फिर से ऐसी एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे एक तरफ है यूएन बैक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड और दूसरी तरफ है यहाँ पे हफ्तार्स लिबियन नेशनल आर्मी। तो इन दोनों के बीच में जहां कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है यहाँ पे लिबिया में। अगला क्वेश्चन है, बताइए वेडेड जो है पेलियोनोलॉजिस्ट फाउंड द व्हाइट व्हेल विद 4 legs एंड वेब फिट हुज बायोलॉजिकल ग्रुप ऑफ द आर्कियोसाइट्स। तो ये आपको बेसिकली मिलेगा पेरू में। पेरू की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी कैपिटल बेसिकली लीमा। अगला आर्टिकल राइट साइड पे आया हुआ है कि यूएस ने डिसिग्नेट किया ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड को एज अ टेररिस्ट ग्रुप और ये पहली बार ऐसा है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट एजेंसी को यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप बना दिया गया है। उसी तरीके से लेफ्ट साइड पे जो आर्टिकल है वो बता रहा है कि इजराइल में यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं और हो सकता है यहाँ पे जो नेतान्याहू बेंजामिन है वो शायद हार सकता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे बहुत सारी करप्शन के चार्जेस भी लगे हैं उनकी पार्टीज के कुछ मेंबर्स के खिलाफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया, टू विच कंट्री इज हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट बिलोंग्स टू विच रिसेंटली ड्रॉप्ड एन एक्सप्लोजिव ऑन एस्ट्रॉइड फॉर द फर्स्ट टाइम टू फॉर्म अ क्रेटर। तो ये बेसिकली बिलोंग करता है जापान को। अब हायाबुसा 2 के बारे में और चीजें आप यहाँ पे जान सकते हैं। बेसिकली एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न मिशन था जो जापानीज की स्पेस एजेंसी JAXA ने इसे रिलीज किया था। तो इसका बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है एक्सपेरिमेंट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट्स नजर आएंगे। पहले यहाँ पे रिमोट सेंसिंग अवेलेबल है, सैम्पलिंग के लिए डिवाइसेस अवेलेबल है और यहाँ पे 4 रोवर भी आपको नजर आएंगे। उसके बारे में आप यहाँ पे और देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल थी हायाबुसा 2 में। अगला आर्टिकल यहाँ पे विजय माल्या से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको समझना है कि विजय माल्या के खिलाफ बहुत सारे अलग अलग केसेस चल रहे हैं। ईडी ने अलग चार्जेस लगाए यहाँ पे अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और उसके साथ साथ सीबीआई ने यहाँ पे चीटिंग का केस लगाया हुआ है, कॉन्स्पिरेंसी का लगाया है और सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि इन्होंने लोन तो पे किया ही नहीं, उसी के साथ साथ इन्होंने जो है डाइवर्ट कर दिया पैसा अलग अलग जगहों पे। इसके यहाँ पे किंगफिशर के एयरलाइंस में यहाँ पे पैसा लिया था, लेकिन यहाँ पे आईपीएल में डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे फोर्स इंडिया में डाल दिया, तो अलग अलग जगह पे जो है पैसा डाइवर्ट कर दिया। इसी वजह से जो है यहाँ पे उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे उन्हें फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर भी बना दिया गया है अंडर द एक्ट ऑफ 2018। अगला क्वेश्चन है, बताइए अंडर विच प्रोजेक्ट इंडियन नेवी हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग 6 लीथल सबमरीन्स व्हिच इज वर्थ ओवर 50,000 करोड़। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट 75 के अंदर आता है, जिसमें जो है हम यहाँ पे DCNS यानी कि जो फ्रेंच की कंपनी है उनसे जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवा के ये जो है सबमरीन्स को बना रहे हैं। उसके बारे में आप यहाँ पे और पढ़ सकते हैं। INS कलवरी ऐसा पहला सबमरीन था, उसके बाद कंदेरी आ रहा है, कदमत है रहा है। तो उसी तरीके से हम बहुत सारे जो है सबमरीन्स बनाने वाले हैं अंडर प्रोजेक्ट 75।
अगला आर्टिकल एक्सप्लेन पेज पे आया हुआ है नामो टीवी से रिलेटेड। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, क्यों जो है नामो टीवी का अलाउ किया, यहाँ पे जो प्रमोशन हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी का। तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन में ये बताया गया है कि जो नामो टीवी है वो बेसिकली प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विसेज है। मतलब ये कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे केबल टीवी या डीटीएच सर्विस होती है, तो उनके पास इतना पावर होता है कि वो जो है एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल बेस्ड तरीके से यहाँ पे कुछ चैनल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस केसेस में जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन और जो ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है उसका यहाँ पे जो है परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी वजह से नामो टीवी को यहाँ पे जो है ब्रॉडकास्ट किया जाता है बाय वेरियस डीटीएच सर्विसेज। अगला यहाँ पे डेटा आया हुआ है व्हाट्सएप से रिलेटेड, ये कैसे जो है कितने सारे लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप देख सकते हैं, जिसकी यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे विच मीडियम डू यू बिलीव मोस्ट, यानी कि आप देखते हैं वीडियोस और टेक्स्ट को ज्यादातर लोग यहाँ पे बिलीव करते हैं अगर उसमें आपको न्यूज मिलती है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डू यू थिंक मैसेजेस आर फ्री फ्रॉम सर्विलेंस ऑन व्हाट्सएप। तो आधे से ज्यादा ऑलमोस्ट 46 लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे जो आपके जितने मैसेजेस है, आप यहाँ पे जो चीजें शेयर कर रहे हैं वो अंडर सर्विलेंस है बाई व्हाट्सएप। अगली बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है कि बताइए व्हाट डू यू डू व्हेन यू रिसीव अ फॉरवर्ड व्हाट्सएप। तो आज ज्यादा लोग उसे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, जबकि आपको पता है कि जो आपने जो देखा है वो शायद उसमें कुछ यहाँ पे फेक चीज हो सकती है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कौन से स्टेट में नजर आएगी। और अगला क्वेश्चन है, बताइए वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो दोनों सवाल का जवाब बेसिकली आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।